हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो हो सकता है 11th के बिहाफ पे थोड़ा सा आपको टफ लगे, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्चुअल में समझना है या स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टोरी को कंपाइल करना है तो फिर आपको इस टॉपिक को समझना ही पड़ेगा। हालांकि ज्यादातर यूज इस टॉपिक का हायर क्लासेस में होता है, लेकिन 11th में या जेई में भी इसके जो क्वेश्चन है वो आजकल आने लग गए हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे बेटा, और उस टॉपिक का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो पहले तो समझिए कि क्वांटम मैकेनिक्स आया कहां से, इसकी जरूरत क्या पड़ी बेटा, वो मेन चीज है। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हमारा टॉपिक है, इसे हम बेसिकली दो इरा में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स, और जो लेटेस्ट है हमारे पास वो है क्वांटम मैकेनिक्स। द वर्ड इज क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स जो है बेटा, जो हमारे पिछले सारे के सारे रिसर्च थी, स्टडीज थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, रदरफोर्ड मॉडल था, बोहर मॉडल था, वो सब कहीं ना कहीं क्लासिकल मैकेनिक्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई ये समझिए। प्रॉब्लम यहां आई जब हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली। इनके आने के बाद से बेटा जी सारा का सारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के देखने का और समझने का नजरिया ही बदल गया। और वो कैसे बदला मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। बड़ा डेप्थ में जाने वाला टॉपिक है, तो प्लीज फोकस करके इसको समझिए। डी ब्रोगली ने क्या कहा बेटा कि जो एक पार्टिकल होता है, और यू कैन से ए मैटर, ये दोनों बिहेवियर शो कर सकता है, पार्टिकल बिहेवियर भी और वेव बिहेवियर। ठीक है, इससे पहले जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो क्या कहता था कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है बेटा, ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल्स विद v वेलोसिटी, और ये इसकी कोई पोजीशन है, कोई भी पोजीशन है, उसकी वेलोसिटी क्या है, v। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, द पोजीशन and momentum of a particle can be determined definitely या definite terms, यानी कि एग्जैक्टली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब डी ब्रोगली ने जब ये कहा कि एक मैटर में पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होते हैं बेटा, इसका मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए एक पार्टिकल है और ये इसके साथ एसोसिएटेड एक वेव है। ठीक है, इस वेव को नाम दिया जाता है, यू कैन से डी ब्रोगली वेव, और यू कैन से टर्म यूज करते हैं हम लोग मैटर वेव। डी ब्रोगली कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, उसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो डी ब्रोगली वेव को क्या कहा जाता है बेटा, मैटर वेव कहा जाता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। ठीक है, क्या नाम था उनका, हाइजेनबर्ग। उन्होंने क्या किया था बेटा जी, एक प्रिंसिपल दिया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है जी, ये लास्ट टॉपिक था हमारा जिसमें हमने हाइजेनबर्ग के बारे में बात की थी। इसका लिंक भी आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ना शुरू करें, एटलीस्ट एक बार ड्यूल नेचर या डी ब्रोगली कंसेप्ट अलोंग विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लेक्चर को अच्छे से देखें। इसमें उन्होंने क्या कहा था बेटा जी कि कोई भी पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन और मोमेंटम को 100% एक्यूरेसी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, अब अगर हम इसकी पोजीशन को बहुत अच्छे से डिटरमाइन करेंगे तो मोमेंटम में गड़बड़ हो जाएगा, और अगर हमारा फोकस मोमेंटम पे रहेगा बेटा जी, जो पोजीशन में डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में उन्होंने एक प्रिंसिपल या एक डेरिवेशन दी थी, यू कैन से डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन
change in momentum is greater than equal to h over 4 pi, that is Planck's, h is known as Planck's constant। तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेरिवेशन। ठीक है जी। अभी प्रॉब्लम क्या है बेटा जी, क्लासिकल मैकेनिक्स ने तो कहा था कि भाई हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइजेनबर्ग ने आके बोल दिया कि भैया नहीं कर सकते, यहां से डिस्प्यूट शुरू। तो जब ये डिस्प्यूट शुरू हुआ तब कहीं जाकर एक नए इरा ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अभी क्वांटम और केमिकल में क्या फर्क है समझिए। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं बेटा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनके कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमें एग्जैक्ट जो तरीका है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स इनकी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को स्टेब्लिश करता है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स इनके वेव नेचर को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक के केस में फेल हो गया। तब से क्या शुरू हुआ हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में एक बात बताता हूं बेटा। एक साइंटिस्ट थे हमारे रिचर्ड हाइनमैन, जिन्होंने एक बात कही थी कि शायद इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो क्वांटम मैकेनिक्स को पूरे तरीके से समझ पाए। तो आप इस टॉपिक की डेप्थ का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। और वो साइंटिस्ट कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे बेटा, ये वही साइंटिस्ट थे जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। तो जिस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला उसी साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी कि शायद इस दुनिया में कोई नहीं है जो क्वांटम मैकेनिक्स को पूरे तरीके से समझ पाए। लेकिन फिर भी जितनी क्वांटम मैकेनिक्स हमारी समझ में आई, उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखने का तरीका ही बदल दिया। बहुत फंडामेंटल डिफरेंस आए थे क्वांटम मैकेनिक्स के आने के बाद। अगर हम बात करें बेटा जी क्वांटम मैकेनिक्स की, तो बेसिकली हम इसे दो हिस्सों में स्टडी करते हैं। एक स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, द वर्ड इज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन या स्क्रोडिंजर इक्वेशन कह सकते हैं आप, एंड अनदर वन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। स्क्रोडिंजर इक्वेशन और क्वांटम नंबर, ये दोनों आपस में एसोसिएटेड है बेटा जी, इंटरलिंक है, जुड़े हुए हैं। और जब हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को प्रॉपर पढ़ लेंगे तभी हमारी समझ में क्वांटम नंबर आएगा। क्लियर है? तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो शुरुआत थी बेटा जी, वो दो साइंटिस्ट के थ्रू हुई थी। नंबर वन जो पहले साइंटिस्ट थे दैट इज हाइजेनबर्ग, और नंबर टू स्क्रोडिंजर। हाइजेनबर्ग ने क्या दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इन्होंने दिया था स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन या यू कैन से स्क्रोडिंजर इक्वेशन। ठीक है? तो ये वो दो साइंटिस्ट थे बेटा, और ये जो इक्वेशन है ना, ये पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का बैकबोन है, बिल्कुल फंडामेंटल बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है भैया। इसको समझे बिना क्वांटम मैकेनिक्स की समझ नहीं आ सकती। और क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप समझ पाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स की डेप्थ क्या है। अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी नहीं है, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं है, तो भी आप क्वांटम को नहीं पढ़ सकते। आपका मैथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, ऑपरेटर्स का यूज, फिजिक्स में आपकी टर्म्स बहुत सॉलिडिफाई होनी चाहिए, वेव नेचर आपको आना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और केमिस्ट्री तो है ही। तो इतने डेप्थ होने की वजह से कई बार क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स से बच्चों को डर लगता है, जिस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई बेसिक ढंग से आपको क्वांटम मैकेनिक्स की नॉलेज देने की। तो कौन से दो साइंटिस्ट थे बेटा जी, एक हाइजेनबर्ग और दूसरा स्क्रोडिंजर। हाइजेनबर्ग ने दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर ने दिया श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसको हम बैकबोन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मानते हैं। अब इसको समझने के लिए ना बेटा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, देयर नेम इज डी ब्रॉगली, जिन्होंने कहा था कि पार्टिकल जो होते हैं वो वेव से एसोसिएट होता है, यानी कि एक पार्टिकल में वेव नेचर भी होता है। ठीक है? और इसको प्रूव करता है बेटा जी डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट,
डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। और यहां से उन्होंने क्या कहा, ये जो आपके पास वेव है, इसका जो लैम्डा होता है दैट इज h/v, यानी कि उन्होंने मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशन। दिस इज कॉल्ड, और यू कैन से दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली। अब यहां तक तो सारी कहानी सही चल रही थी बेटा। प्रॉब्लम क्या आई, देखिए हुआ क्या, मान लीजिए पार्टिकल, मैथमेटिकली हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आपको केमिस्ट्री का एस्पेक्ट्स बताते चलेंगे। अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, कोई भी पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है, और अगर हमने मैथमेटिकली बेटा जी उसकी वेव, उससे जो जुड़ी हुई वेव है, उसकी वेलोसिटी जब निकाली तो वो आई v/2, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी से आधी, हाफ। अब हाउ इट कुड बी पॉसिबल, अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जब पार्टिकल आगे निकल जाएगा वेव पीछे रह जाएगी। समझिए, एक v वेलोसिटी से जा रहा है, एक v/2 से चल रहा है, लेकिन जो वेव होती है ना बेटा, वेव यही तो पार्टिकल की पोजीशन या पार्टिकल को डिफाइन करती है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये पीछे चली गई, लेकिन जब हमने इस इक्वेशन का यूज किया मैथमेटिकली तो फिर हमें ये रिजल्ट मिला, जिससे लोगों को डाउट हुआ कि ये इक्वेशन सही नहीं है। लेकिन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, समझ पा रहे, डेविसन जर्मर का या जीबी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट थे जो, उनके हिसाब से ये फुल प्रूफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जो रिजल्ट है ये सही। अब यहां प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई कि भाई मैथमेटिकल रिजल्ट के हिसाब से तो ये गलत है, जबकि बाकी जो एक्सपेरिमेंट थे डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस के हिसाब से ये सही है। तब यहां पिक्चर में एक साइंटिस्ट है बेटा जिनका नाम था श्रोडिंगर। उन्होंने क्या कहा, श्रोडिंगर ने कहा कि भाई ये जो इक्वेशन है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जिसको हम डी ब्रोगली इक्वेशन भी कहते हैं, ये इक्वेशन सही तो है मगर मॉडिफाई करने की जरूरत है, यानी कि पूरे तरीके से सही नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी कि सही है बट स्टिल नीड मॉडिफिकेशन, इसमें सुधार की जरूरत। और उन्होंने क्या किया बेटा जी, जो मैटर वेव थी, द वर्ड इज मैटर वेव, और वी कैन से डी ब्रोगली वेव, उसको एक नया नाम दे दिया बेटा जी, वेव फंक्शन। द वर्ड इज वेव फंक्शन। आप यहां इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो क्या दे दिया उन्होंने इसको, वेव फंक्शन। और ये कहा, और इसका जो सिंबल था बेटा जी वो था साई, साई इसका सिंबल था, ठीक है। अब वेव फंक्शन अपने आप में एक बड़ा डेप्थ और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बेटा, इसको समझना। तो धीरे धीरे इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, समझिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम कैन बी इजीली डिटरमाइंड, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत कब पड़ी, जब हाइजेनबर्ग ने कहा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप पोजीशन पे वर्क करेंगे तो मोमेंटम में डिस्टरबेंस आएगा, या आप कह सकते हैं कि भाई एरर आ जाएगा। अगर मोमेंटम पे फोकस करेंगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगा। तो फिर ये जो कंसेप्ट था जो कि जस्टिफाइड था, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था। तब यहां से जरूरत पड़ी एक नए एरा ऑफ साइंस की, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स 11th के बिहाफ पे दो हिस्सों में स्टडी किया जा सकता है, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और दूसरा क्वांटम। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ही हमें क्वांटम नंबर मिलते हैं बेटा, और वो क्वांटम नंबर हमें क्या हेल्प करते हैं, वो क्वांटम नंबर हमें बताते हैं कि एक न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो किस स्टेट में है, क्या उनकी शेप है और क्या उनकी ओरिएंटेशन है, जो कि पहले कभी किसी मॉडल में स्टडी नहीं किया गया था। एटलीस्ट शेप के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में तो कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ था। तो हमें इन्हीं दोनों चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पहला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और दूसरा क्वांटम। ये आई कब, वो बताने के लिए मैंने आपको थोड़ा फ्लैशबैक में दिखाया कि भाई डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, और उसका जो लैम्डा था h/p था, जिसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, और ये मैथमेटिकली प्रूव हो गई थी डिफ्रैक्शन की टेक्निक से, एक्सपेरिमेंटल डाटा मैच कर गया था।
लेकिन जब कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए गए बेटा, तो एक बात पता चली कि जो पार्टिकल ट्रेवल करता है, अगर उसकी वेलोसिटी v है, मैथमेटिकली फाइंड आउट हुआ है, तो यहां जो वेव है उसकी जो वेलोसिटी निकली वो v/2 निकली। अब यहां पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि भाई पार्टिकल अगर v जा रहा है, वेव v2 जा रही है, तो वो तो पिछड़ जाएगी ना, उससे दूर हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, जबकि वेव और पार्टिकल तो एसोसिएटेड विद ईच अदर है। समझ रहे हैं? पार्टिकल कैसे डिफाइन होता है? विद द हेल्प ऑफ वेव। पार्टिकल को तो फाइंड आउट हम वेव से अंदाजा लगाते हैं कि भाई कहां होगा पार्टिकल। तो फिर यहां उस पे जब डाउट हुआ तो साइंटिस्ट है स्क्रोडिंजर, जिन्होंने कहा कि भाई ये इक्वेशन तो सही है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो उन्होंने नई टर्म दी, दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? जाई से, दैट इज PSI जाई। अब इसके बारे में उन्होंने एक बात कही बेटा कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। मैथमेटिकल टर्म यूज कर रहा हूं, जो लोग मैथ को अच्छे से जानते हैं वो इजीली समझ पाएंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें सिर्फ वर्ड्स के हिसाब से स्टडी करते हुए आगे बढ़ना है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब सवाल उठता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन से हमारा मतलब क्या होता है बेटा जी? फंक्शन ऑफ आई, फंक्शन ऑफ आई, जिसमें आई होता है बेटा जी एक इमेजिनरी नंबर। क्या होता है हमारे पास? एक इमेजिनरी नंबर, कोई रियल नंबर नहीं होता है, इट्स एन इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल यहां जो आई की वैल्यू ली गई दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, अब -1 जो है ये इमेजिनरी नंबर है बेटा। देखिए अगर यहां 1 होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं, +1 और -1। ठीक है, आंसर विल बी +1 और -1। लेकिन अगर ये माइनस है तो इसके दोनों ही रिजल्ट 1 आएंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, इन्होंने माना था कि जो जाई है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एक इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट है। आई है बात समझ में? तो यहां तक का एक बार नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे कि इसके हेल्प से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो बेटा अभी तक जो चीजें हमने समझी है, मैं एक बार आपको रिकैप्चुलेट करवाता हूं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप हमारे लेक्चर में जाके देख सकते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में स्टडी हुआ है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हुआ कि डी ब्रोगली इक्वेशन एक तरीके से बेटा जी उसकी एक लिमिटेशन आ गई थी कि पार्टिकल की वेलोसिटी निकली v और वेव की निकली v/2। तो फिर इस पर जब डाउट हुआ तो एक साइंटिस्ट आए दैट इज स्क्रोडिंजर, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई डी ब्रोगली वेव वैसे सही है, बस वी नीड सम मॉडिफिकेशंस, और उन्होंने इसे नाम दे दिया बेटा वाई वेव फंक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। अब साई क्या है? मैथमेटिकली अब ये पार्ट आगे चलेगा थोड़ा। साई इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन और यू कैन से फंक्शन ऑफ आई, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसमें ये जो है आपके पास वो एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। तो जब इन्होंने इसकी हेल्प से एक इक्वेशन दी जिसे हम बोलते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जब इस इक्वेशन को बेटा जी हम लोगों ने सॉल्व किया, डिफरेंशियल इक्वेशन थी बेटा साई के फंक्शन की, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी हर एक कंपोनेंट हर एक एक्सिस पे, तो हमें साई की वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। अब ये जो साई है ना, थोड़ा थोड़ा समझना है, धीरे धीरे आपको एक चीज समझ में आएगी। मैंने कहा, रिचर्ड हैनमैन ने क्या कहा था, दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं, और आप तो पहली बार क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इट विल टेक टाइम, कंफ्यूज नहीं होना है। हर टॉपिक ऐसा नहीं होता कि आप मक्खन की तरह उसमें से गुजर जाए, कुछ टॉपिक उन लोगों के लिए होते हैं दोज हु आर जीनियस। तो धीरे धीरे से चीजों को समझिए। वेव फंक्शन हमें बताता है बेटा जी स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यू कैन से स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन। अभी स्टेट से हमारा मतलब क्या है? दो मतलब है बेटा, एक उसकी एनर्जी क्या है। मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जब रिवॉल्व कर रहा है, देखिए अब ये रिवॉल्व वर्ड भी क्लासिकल मैकेनिक्स का हिस्सा है, क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ और टर्म्स आएंगी वो भी मैं समझाऊंगा। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि उसकी एनर्जी के बारे में बताते हैं बेटा, और एक प्रोबेबिलिटी,
यानी कि मिलने की संभावना, चांस, प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन की कहां तक मिलने की संभावना है या कहां मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कहां मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये दो चीजों पर वर्क करता है। अगर मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक और क्वांटम में एक बेसिक सा डिफरेंस बताऊं बेटा, तो देखिए क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में उसके चारों ओर घूम रहे हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। लेकिन क्वांटम ने क्या समझाया, आगे चल के आप समझेंगे कि एक न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम होती है। और ये कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये सब आप क्वांटम मैकेनिक्स में ही जानते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया बेटा जी, ये कहा कि सिर्फ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते हैं, उसके पास एक तरीके से कहीं ना कहीं, अगर आप समझ पा रहे हैं, तो एक स्फेरिकल स्पेस होता है, जिसे आगे चलकर हम लोगों ने ऑर्बिटल कहा। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो टर्म थी वो थी ऑर्बिट। तो यहां हमारा एक डिफरेंस आता है क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में। और जब हम इस वेव फंक्शन को सॉल्व कर रहे थे ना बेटा जी, तो हमारे पास 3 ऐसी इंफॉर्मेशन आई जिन्हें हम 3 क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। 3 क्वांटम नंबर्स, हालांकि क्वांटम नंबर 4 है बेटा, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या वेव फंक्शन के रिजल्ट से हमें 3 मिले थे, एक बाद में डेवलप हुआ था। तो फिलहाल हम 3 क्वांटम नंबर की बात करेंगे, दैट इज n, l और m। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन सब के बारे में हम लोग किसी अलग लेक्चर में बहुत डीपली स्टडी करेंगे। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा, वो हमें बताता है एनर्जी स्टेट के बारे में, एनर्जी स्टेट के बारे में। जैसे आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था कि एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप करता है एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या हुआ, एनर्जी स्टेट बदल गई ना उसकी। तो किस एनर्जी स्टेट में है वो ये बताता है। नंबर 2, जिस ऑर्बिटल, जिस स्फेरिकल एरिया में वो है, समझिएगा, उसकी शेप कैसी होगी। जबकि यहां क्या माना गया था, सर्कुलर ऑर्बिट, जबकि इसने क्या कहा, जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, स्फेरिकल होता है। पहली बात तो स्फेरिकल में भी और बहुत सारी शेप्स आ जाती है, डंबल शेप, डबल डंबल, ड्रॉट नट, बहुत सारी शेप्स आएंगी जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसी चीजों का कोई डिस्कशन नहीं। तो एल जो है बेटा जी वो शेप के बारे में बताता है, और जो एम है वो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्वांटम नंबर्स हैं, और लास्ट में एक क्वांटम नंबर भी डेवलप हुआ था, जो फिर मैं बता रहा हूं, जो वेव फंक्शन से इलेबोरेट नहीं हुआ था, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, ओरिएंटेशन जो है उसकी, वो क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही। तो अब हम क्या करते हैं बेटा जी, इस साई के फंक्शन को लेके आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई वेव फंक्शन है जो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी के बारे में और उसकी स्टेट के बारे में। तब उनसे एक सवाल पूछा गया श्रोडिंगर से कि जी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ, और यू कैन से फिजिकल इंटरफेरेंस प्रूव करो डेली लाइफ में, जो भी आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो बेटा बहुत बोल्डली श्रोडिंगर ने कहा था कि भैया मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो यहां जाके श्रोडिंगर में भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स का मजा ही है, क्वांटम मैकेनिक्स अगर समझ में, आज तक कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है जो कह दे कि आई हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। हायर स्टडीज या हायर क्लासेस में इस टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है, पर 11th में क्योंकि आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बता। तो जब उन्होंने ये जो साई था बेटा जी, इसके बारे में उनसे पूछा गया कि जी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ, तो उन्होंने एक ही लाइन कही थी कि भैया मुझे नहीं पता। तब यहां पर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मैक्स बोर्न। द नेम इज मैक्स बोर्न। अब मैक्स बोर्न के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है बेटा। क्वांटम मैकेनिक्स को देखने के बाद ना आइंस्टीन का भी दिमाग हिल गया था, वो समझ ही नहीं पाते कि भाई क्या है कैसा नहीं है। तो उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दी
कि जो ईश्वर है वो पासा नहीं खेलते, यानी कि तुक्का नहीं मारते, जो भी आप लगा सकते हैं। तो मैक्स बोर्न वो साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने उन्हें जवाब दिया था कि आइंस्टीन, आप ईश्वर को मत बताइए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझना है आपको। तब उसके बाद उन्होंने क्या किया था, इस साई की वैल्यू को फर्दर मॉडिफाई किया था और उन्होंने कहा था कि एक्चुअल में ये जो साई है बेटा जी, ये है प्रोबेबिलिटी। द वर्ड इज प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसका खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी भी एक मॉडिफाइड फॉर्म है। समझ पा रहे हैं? याद कीजिए साई क्या था, इट इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बताता हूं बेटा। मान लीजिए मैं कंसीडर करता हूं एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन सी है मेरे पास, ठीक है। अब यहां क्या है, ए, एक मैं इमेजिनरी वैल्यू ले लेता हूं आई और बी, ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अगर मैं इस वैल्यू को नेगेटिव कर दूं बेटा जी, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस आई बी हो जाएगी। सोच के देखिए आपके पास, ठीक है। तो सी क्या है, ए प्लस आई बी, जिसमें ये क्या है बेटा जी, ये एक रियल नंबर है और ये क्या है आपके पास, एक इमेजिनरी नंबर है। तो अगर हम इसको नेगेटिव कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। एक बार यहां तक का नोट कर लीजिए, फिर से आगे का किस्सा आपको बताता हूं बेटा, ठीक है बेटा। तो सी क्या था हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या कर दिया हमने, इसको नेगेटिव कर दिया। तो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है या कॉम्प्लेक्स फंक्शन यू कैन से, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। अब मैक्स बोर्न ने क्या किया समझिए, उन्होंने क्या किया, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को साई से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसको नॉर्मलाइज किया। आप बीएससी में पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइज किया। तो जो रिजल्ट हमारे पास आया बेटा जी, वो था, दिस इज कॉल्ड नॉर्म, यू कैन से नॉर्म स्क्वायर्ड ऑफ, नॉर्मलाइज से नॉर्म लिया गया है, स्प्रेड ऑफ साई। एक्चुअल में ये वो टर्म है बेटा जिससे हमारे सारे रिजल्ट निकलते हैं। तो साई को हम एक तरीके से, ये क्या है उसका कॉन्जुगेट, साई कॉन्जुगेट, और साई को जब हम नॉर्मलाइज करते हैं तो हमारे पास ये टर्म, जिसे क्या नाम दिया गया, नॉर्म स्क्वायर्ड ऑफ साई। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों ओर जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां कम है और कहां ज्यादा है, ठीक है। तो आगे से हम लोग इस टर्म को यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। तो चलिए बेटा कुछ साई स्क्वायर से रिलेटेड ग्राफ के बारे में बात करते हैं। मैक्स बोर्न ने इनको स्टडी किया था कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो जो उसका साई का कर्व बना बेटा जी, वो कुछ ऐसा कर्व बना है, क्योंकि कर्व जो है, ग्राफ जो है, वो हमेशा रियल नंबर का बनता है। तो जब हमने साई स्क्वायर का कर्व बनाया तो कुछ ऐसा बना। तो ये जो है हमारे पास लाइन, ये साई स्क्वायर को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया बेटा, हमने इसको इस फॉर्म में लिया कि भाई मान लीजिए हमें क्या करना है, एक्चुअल में साई स्क्वायर है क्या वो समझ लीजिए, ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, संभावना क्या है किसी ऑब्जेक्ट के मिलने की। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं की थी उन्होंने अभी बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बेटा जी पोजीशन का एग्जैक्टली फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर पोजीशन के साथ वेवलेंथ बदल रही है। समझ पा रहे ना, तो इंटरलिंक नहीं हो पा रहे। देखिए समझिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। अब देखिए मोमेंटम और पोजीशन में क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए कि अगर हमारा लैम्डा चेंज हो जाएगा तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा, और लैम्डा हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम इसको फिक्स कर देंगे तो लैम्डा भी फिक्स हो जाएगा, और जबकि लैम्डा फिक्स होता नहीं है, वो वेव नेचर शो करता है। क्लियर है? तो यहां हमें क्या करना है, ये जो ब्लू डॉट से मैंने दिखा रखा है बेटा, ये प्रोबेबिलिटी रीजन है। मान लीजिए इतने छोटे एरिया में हम इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।
रीजन क्या लिया हम लोगों ने, dx। dx लेने के पीछे का रीजन क्या है बेटा, बहुत स्मॉल डिस्टेंस में हम ये मान सकते हैं कि उसकी पोजीशन में ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, ठीक है, ना के बराबर वेरिएशन उसकी पोजीशन में। तो अगर हम यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या चाहिएगा, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो लाइन है दैट इज दिस वन, और ये dx है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा इनटू dx इज कॉल्ड एरिया। और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मिलने की संभावना क्या है, ठीक है। और अगर हम इस स्मॉल रीजन में प्रोबेबिलिटी निकालें, और अगर कोई हमसे कहे कि जी इस पूरे रीजन में प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाइए बेटा, ये पूरा रीजन है, हालांकि देखिए प्रोबेबिलिटी इस रीजन के इधर भी है और इधर भी है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक एरिया ले रहे हैं ए बी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए बी के टर्म में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्म स्क्वायर ऑफ साइन dx a b। अब जो आपका एरिया आएगा वो क्या शो करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑब्जेक्ट इन ए रीजन A2, ये हमें वो शो करेगा कि भाई इस रीजन के अंदर उस ऑब्जेक्ट के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर हम इसे एक्सटेंड करें बेटा जी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पीछे जहां से वेव शुरू हुई वहां ले जाएं और जहां तक वेव जा रही है वहां ले जाएं, मान लीजिए एक को मान लिया हमने माइनस इंफिनिटी और जहां ये वेव एंड हो रही है उसको ले लिया प्लस इंफिनिटी। तो हमें इसको अगर माइनस और प्लस की टर्म में इंटीग्रेट करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी नॉर्म स्क्वायर ऑफ साइन और dx। अब माइनस और प्लस के केस में क्या हो जाएगा, अब सोचिएगा एक वेव जहां से शुरू हुई वहां और जहां खत्म हुई हमने वो सारा एरिया ले लिया, तो उस ऑब्जेक्ट के मिलने की संभावना जहां से शुरू हुई और जहां खत्म हुई वहां तो मैक्सिमम है ना, 100% है। तो इस केस में जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी बेटा, संभावना, मैथमेटिकली हम उसको फ्रैक्शन में डील करते हैं तो 100% का मतलब है प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो 3 चीजें उन्होंने स्टडी की, एक नॉर्मल कर्व बनाया, आप ग्राफ कह सकते हैं जो भी है, एक साइड स्क्वायर का बनाया और फिर प्रोबेबिलिटी को स्टडी करने की कोशिश। अब इस प्रोबेबिलिटी के हेल्प से वी कैन आल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। यानी देखिए प्रोबेबिलिटी तो इतने एरिया में है लेकिन डेंसिटी मैक्सिमम कहां है, इतने में है, इतने में है या इतने में है। अब हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो आप एक बार ये टॉपिक नोट कर लीजिए, देन वी विल डिस्कस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट। तो चलिए बेटा अब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं और 3 केस स्टडी करते हैं। मे भी होता है ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन में मूव कर रहा हो, मे भी हो सकता है 2 डायमेंशन हो और मे भी हो सकता है 3 डायमेंशन हो। तीनों ही केस हम लोग स्टडी करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है बेटा जी जो 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, 1 डायमेंशन में भी हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो जो फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशंस में मूव कर रहा हो, यहां से यहां और फिर मान लीजिए यहां जा रहा है। 2 डायमेंशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी हम लोग ले सकते हैं। और मे बी द पॉसिबिलिटी कि वो 3 डायमेंशंस में मूव कर रहा हो, किसी भी केस में जा सकता है। तो इन तीनों ही केसेस में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या नॉर्म स्क्वायर ऑफ साइन को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखिए। देखिए इस केस में तो फिर वही है, हमारे पास हम एक स्मॉल डिस्टेंस ले लेंगे x, तो जो हमारा जो एरिया आएगा, आप मान लीजिए फिर से वही हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये मान लीजिए वेव फंक्शन है, इसको मैं a कंसीडर कर रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं इसको हम b कंसीडर कर रहे हैं, a और b, और ये हमने स्मॉल एरिया ले लिया बेटा। तो जो फार्मूला आया था लास्ट वही हमारे पास दोबारा है, that is this multiplied by dx is called area। ठीक है, अभी अगर a और b के बीच में निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इज इक्वल टू एरिया और किसके बीच में है, a टू b के बीच में जो प्रोबेबिलिटी है। तो अगर 1 डायमेंशन है तो हम पोजीशन को कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर कोई पार्टिकल 2 डायमेंशनली मूव कर रहा है
तो आप समझते हैं पोजीशन से काम नहीं चलेगा, हमें उसका एरिया लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहां ये एरिया कंसीडर कर रहा हूं कि भाई इस एरिया को स्टडी कर रहा हूं, बहुत स्मॉल एरिया हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। तो इस केस में हमारी प्रोबेबल डेंसिटी क्या आ जाएगी, साइज स्क्वायर इनटू एरिया हम लोग लेके चलेंगे DA एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन ऑब्जेक्ट। और अगर हमें लार्ज एरिया करना है तो वी विल इंटीग्रेट, जितना भी एरिया आपको लेना है आप उसका इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसे हमने ए और बी के रेफरेंस में किया। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस हमारे पास है बेटा, या पार्टिकल 3 डायमेंशनली मूव कर रहे हैं, तो हमारा ना तो पोजीशन से काम चलेगा ना एरिया से। अब हमें वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं बेटा, इस एरिया में कोई भी एक वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। तो इस बार जो मेरा फॉर्मूला बनेगा दैट इज DV वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, जहां हमारे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, फर्क क्या है, 1 डायमेंशन में पोजीशन इनटू साइज स्क्वायर, 2 डायमेंशन में एरिया से, और 3 डायमेंशन में हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ये बात। अब हम आपको बताएंगे कि जो ऑर्बिटल्स हमारे जनरेट होते हैं उनकी पॉसिबिलिटीज जो है डेंसिटी की, कहां कम और कहां ज्यादा होती है, जिसको हम रेडियल डेंसिटी भी कहते हैं। तो नोट डाउन कीजिए, वी विल डिस्कस अबाउट रेडियल डेंसिटी। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकल सकती है। मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात करता हूं, मान लीजिए मैं 1s को लेके चलता हूं। आप पढ़ेंगे 1s 2s 2p, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जनरली। तो अब देखिए होता क्या है, 1s की रेडियल प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक्चुअल में आप लोग फेमिलियर होते हैं बेटा जी ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। मैं बता देता हूं, फॉर एग्जांपल हम ऐसे बनाते हैं जनरली, x, ये मान लीजिए x है, ये y है और ये z है। इस तरीके का हम सिस्टम बनाते हैं। अब मान लीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है और ये उसकी रेडियस है r, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया हमने, उसकी पोजीशन, और ये मान लीजिए न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस r है। तो अगर हम यहां परपेंडिकुलर गिराते हैं बेटा जी ये वाला, तो ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, दैट इज कॉल्ड दिस वन, इसको हम एजीम्यूथल एंगल बोलते हैं। दैट इज नोन एज एजीम्यूथल एंगल। और ये जो एंगल हमारे पास आता है, दिस इज कॉल्ड थीटा, जिसको हम पोलर एंगल बोलते हैं। आप लोगों ने ये चीजें मैथमेटिक्स में। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1s की बेटा जी, मान लीजिए यहां कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स पे तीनों चीजों को स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि साइज जो हमारा है, साइज स्क्वायर, उसके लिए हमें r, एजीम्यूथल और थीटा, तीनों ही एंगल्स को, तीनों ही चीजों को स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन स्फेरिकल सिस्टम में क्या होता है समझिए, स्फेरिकल सिस्टम में हम सिर्फ r को कंसीडर करते हैं बेटा जी, इन दोनों को हम चेंज या इन दोनों को हम स्टडी नहीं करते, इन दोनों का वैल्यू नहीं होता है। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई r है, सिर्फ r को चेंज करेंगे बेटा हम लोग, सिर्फ r को चेंज करेंगे, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है, देखिए न्यूक्लियस से ना इलेक्ट्रॉन का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो चेंज हो सकता है। तो वही प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। तो सिर्फ r ही इंपॉर्टेंट है रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो जब रेडियल प्रोबेबिलिटी का जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया बेटा जी, मान लीजिए ये था, और हमने सिर्फ किसको लेकर स्टडी किया, दैट इज r के साथ। तो जो हमारा ग्राफ आया बेटा वो कुछ ऐसा आया, इस तरीके, ठीक है। ये न्यूक्लियस है मान लीजिए हमारे पास, और ये r है। तो देखिए न्यूक्लियस के नजदीक जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं बेटा जी, प्रोबेबिलिटी हमारी कम होती जा रही है। ये मान लीजिए हमारा डिस्टेंस r2 है, ये हमारा डिस्टेंस r1 है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है। जब हमने बेटा जी 2s का ग्राफ बनाया, इसी फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए, तो ये जो हमारे पास आया दैट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा ग्राफ हमारे पास है,
ठीक है, और आप इसको यहां से ऐसे डाल सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आर था बेटा, ये 2s के बारे में है। तो यहां भी वही केस है, न्यूक्लियस के नजदीक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा और जैसे जैसे दूर जा रहे कम, लेकिन एक पॉइंट यहां आकर हमारी जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो अप्रोक्स क्या हो गई, जीरो हो गई जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। समझ रहे हैं? इस रीजन को जो ग्राफ में जीरो प्रोबेबिलिटी शो करता है हम उसे नोड कहते हैं, वी कॉल्ड इट नोड। द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अब समझ में आया नोड किसे कहते हैं? वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो है। मैं कुछ ड्रा करके आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है बेटा जी, और ये आपका 1s है, और मान लीजिए यहां से आपका 2s शुरू हो रहा है, ये आपका 2s है। तो ये जो बीच का जो आप ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं ना, ये है आपके पास ये वाला रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो है, इसीलिए हमने इसको लाइट छोड़ दिया, डार्क नहीं किया है। और सरफेस के टर्म में देखिए, ग्राफ की टर्म में कॉल्ड नोड, सरफेस की टर्म में इसको हम नोडल सरफेस को, वी यूज द टर्म नोडल। ठीक है, आई बात समझ में? और यू कैन से रेडियल नोड्स हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा जी हर ऑर्बिटल के ग्राफ डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ मोटे मोटी समझ चाहिए थी कि भाई 1s जो है उसमें कोई नोड नहीं आया, जबकि 2s में हमारे पास नोड आ गया। और अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे बेटा, मान लीजिए वी विल डिस्कस अबाउट 3s, देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा आएगा जिसमें दो नोड्स आएंगे हमारे पास। तो जब हमने नोड्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा बेटा, तो वो निकला n-1। हम लोग इस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ये समझना है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए हमें कौन सा सिस्टम स्टडी करना होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग किसके हैबिचुअल है, ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के। ये कोई पार्टिकल है बेटा जी, ये रेडियस है, ये जो एंगल है ये अजीमुथल, ये पोलर एंगल है। लेकिन स्फेरिकल सिस्टम में हम इनको इग्नोर करके सिर्फ रेडियस के साथ ही अपने कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। तो 1s में ऐसा ग्राफ आया, 2s में ऐसा आया, 3s में ऐसा आया। और ये जो रीजन है जहां हम प्रोबेबिलिटी देख पा रहे हैं जीरो है बेटा जी, ये रीजन नोड कहलाता है। और जब हम इसको स्फेरिकली स्फेरिकली आप इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको नोडल सरफेस कहा जाता है। आई है बात समझ में? नोट कीजिए, फिर कुछ और आगे के टॉपिक हम लोग डिस्कस। तो बेटा ये देखिए, अगर हमारे पास 1s की जगह 2s आ जाए तो हमारे पास नोड 1 आ जाएगा, 3s आ जाएंगे तो 2 आ जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें बेटा, p ऑर्बिटल की बात करें जिसमें हमारे पास 3 बेसिक जो शेप्स हैं वो निकल कर आती हैं। ये मान लीजिए x y z, x y z, x y और z। तो मान लीजिए जो p की जो प्रोबेबिलिटी देखी गई बेटा p ऑर्बिटल में, तो वो स्फेरिकल नहीं मिली हम लोगों को, और ये भी किसकी मदद से, श्रोडिंगर, वो मिली बेटा जी हमें लोब्स की तरीके से। और यू कैन से समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा हमें मिला कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कुछ ऐसी है, कुछ इस तरीके से। तो इसे नाम दे दिया गया px, ओरिएंटेशन x एक्सिस पर। दूसरी जो प्रोबेबिलिटी हमें मिली वो मिली y एक्सिस पर, तो नाम दे दिया गया py। और तीसरी जो प्रोबेबिलिटी हमें मिली बेटा जी वो z एक्सिस पर, और नाम दे दिया गया pz। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ना बेटा, तो ये जो है ये है प्रोबेबल डेंसिटी, और ये बीच की जो लाइन है आप ये देखिए, यहां डेंसिटी हमारी हो गई 0, बिकम्स 0। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। लेकिन यहां एक स्पेशल नाम यूज होता है, एंगुलर नोड बोलते हैं। द वर्ड इज एंगुलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में हम या p ऑर्बिटल में नोड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। और क्या कहा जाता है उन नोड्स को, एंगुलर नोड। जो इस तरीके की नोड होती है, जो स्फेरिकल नोड होती है, दे आर कॉल्ड रेडियल नोड। ठीक है, याद कीजिए स्फेरिकल नोड, मान लीजिए ये हमारा है न्यूक्लियस, ये हमारा 1s लगा लीजिए। देखिए 1s में आपको कोई, मैं इस न्यूक्लियस को अलग कलर से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, और अब यहां से हमारा क्या हो रहा है, 2s शुरू हो रहा है। ये जो रीजन है ये दैट इज 2s। ठीक है,
तो ये जो बीच का जो स्पेस है एक तरीके से इसको हम बोलते हैं रेडियल नोड। क्लियर? तो दो तरीके की नोड्स हमारे पास होती है, एंगुलर और रेडियल नोड्स। आ रही है बात समझ में? तो ये जो सारी की सारी स्टडीज थी ना बेटा, एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स कहना क्या चाह रहे थे? वो ये कहना चाह रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है, आप एक बार ब्रीफ में समझिए। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि भैया वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, घूमते तो हैं लेकिन उनकी कुछ अलग शेप्स होती हैं। दैट कैन बी स्फेरिकल, दैट कैन बी डम्बल, डबल डम्बल, ड्रॉट नेट, वेरियस शेप्स होती हैं जिसको सॉल्व करके या जिसको सॉल्व करने के लिए हमें जिस इक्वेशन की जरूरत है बेटा वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये सब उसके रिजल्ट से ही इंटरप्रेट हुए, अदरवाइज हमें नहीं पता था कि कोई डंबल शेप भी होते हैं। वी जस्ट थिंक कि भाई के एल एम एन ऐसा चलता था हमारा सिस्टम। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है वहां एक पर्टिकुलर रीजन में उसके मिलने की संभावना है और फिर उसको नाम दे दिया गया ऑर्बिटल। तो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? पहला, वो ऑर्बिट की बात करते थे, ये ऑर्बिटल ले आए। समझ पा रहे हैं? वो बात करते थे कि जनरली इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सिर्फ सर्कुलर नहीं है, डंबल भी हो सकती है, डबल डंबल भी हो सकते हैं, ड्रॉट नेट और भी 3D में शेप्स हो सकती हैं। तो ये सारा सिस्टम तो बेटा क्वांटम मैकेनिक्स का था, और ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत डीपली स्टडी करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल कंसेप्ट मैंने क्या किया है, मैंने इस लेक्चर में आपको ये बताया है कि भैया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई क्या होता है, नॉर्म स्क्वायर्ड क्या होता है, कर्व कैसे बनते हैं, डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं अगर कोई पोजीशन पे है, 2 डायमेंशन में है, नोड्स कैसे निकालते हैं, कर्व जो ग्राफ हम लोगों ने बनाए थे बेटा जी याद कीजिए, इस तरीके का ग्राफ, नोड्स पता करते हैं हम इससे। समझ पा रहे हैं? तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा है। तो आपको बहुत ज्यादा, अगर कुछ चीजें नहीं भी समझ में आई तो भी ज्यादा अच्छा है कि आप इसको 1-2 बार देखें, गो थ्रू हो जाए, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आने वाला है। साई स्क्वायर को हम एरिया से कैसे वो कर सकते हैं, अगर कोई वॉल्यूम में है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रोबेबल डेंसिटी क्या होती है, रेडियल डेंसिटी क्या होती है, एंगुलर नोड, ये सारी चीजें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ही थ्रू जस्टिफाई। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आएंगे।